अंता में मतदान किसके नाम? उपचुनाव में दांव पर दिग्गजों की साख। अंता उपचुनाव का किंग कौन? अंता की जनता ने उपचुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान किया। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हुई। दिन भर मतदान केंद्रों पर उपचुनाव का उत्सव जारी रहा। लंबी लंबी कतारों में लगकर मतदाताओं ने वोट डाले। सुबह 7:30 बजे बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने अपने पैतृक गांव तिसाया के मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। उपचुनाव में कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन में खराबी की शिकायतें मिली, जिन्हें तुरंत सही किया गया। बाकी सभी जगहों पर शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न हुआ। सांकली गांव में शमशान घाट और सड़क की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार रखा। यहां करीब 763 मतदाता थे, जिनमें सिर्फ एक वोटर ने अपना वोट डाला। इस दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीण कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। चुनावी मैदान में मेन मुकाबला बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जनभाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच रहा। अंता के मैदान में अपनी दावेदारी दिखा रहे 15 प्रत्याशियों का भाग्य शाम 6 बजे ईवीएम में कैद हो गया है। इस मतदान में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं समेत सभी वर्गों ने अपनी भागीदारी निभाई है। अब 14 नवंबर को मतदान के बाद चुनावी रिजल्ट में पता चलेगा कि किसके सिर पर अंता की जनता ने जीत का ताज पहनाया है। इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो पिछले 4 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का 2-2 बार कब्जा रहा है। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद जनभाया जीते, 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी, 2018 में प्रमोद जनभाया फिर से विजयी हुए, जबकि 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की। अंता के मैदान में कुल 15 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया है, जिनका फैसला अब 14 नवंबर को होना है। लेकिन आज सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में यहाँ के मतदाताओं ने जमकर अपना उत्साह दिखाया। ये मतदाता करीब शाम 6 बजे तक ही उत्साहपूर्वक मतदान करते नजर आए हैं। अब देखना होगा कि इस ईवीएम मशीनों में कैद भाग्य किसका जोर मारता है और कौन 14 तारीख को इस अंता का विधायक चुनकर लोगों के सामने आता है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12 के नामों पर मंथन शुरू हो गया है। देखिए, राजस्थान ब्यूरोक्रेसी में मची हलचल। क्यों हुआ सुधांशु पंत का तबादला? कौन होगा नया मुख्य सचिव? किसकी चर्चा? राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के अचानक दिल्ली तबादले से प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई। उन्हें केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नियुक्तियां संबंधी कैबिनेट ने तबादले का आदेश जारी किया है। यह नियुक्ति 30 नवंबर से प्रभावी होगी, जबकि वर्तमान सचिव अमित यादव रिटायर होंगे। सुधांशु पंत 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें 1 जनवरी 2024 को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया था। अब इस तबादले को राज्य की नौकरशाही में समीकरणों के फेरबदल की शुरुआत माना जा रहा है। इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि सोमवार को सचिवालय में सीओएस बैठक के दौरान सुधांशु पंत ने अफसरों से कहा था कि अपना आचरण सुधारिए, जल्द ही एक बड़ा धमाका होने वाला है। उनके इस बयान के कुछ घंटे बाद ही केंद्र सरकार की ओर से उनका तबादला आदेश जारी हो गया। सुधांशु पंत ने 1993 में बतौर एसडीओ जयपुर में करियर की शुरुआत की। जैसलमेर और झुंझुनू में कलेक्टर रहे। उन्होंने राज्य प्रशासन में कई अहम पदों पर काम किया। गहलोत सरकार के दौर में उनका 3 महीने के अंदर 3 बार तबादला हुआ। जनवरी 2024 में भजनलाल सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव बनाकर प्रशासनिक स्थिरता का संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन 1 साल पूरा होने से पहले ही दिल्ली से बुलावा आ गया कि उनकी खुद की इच्छा के मुताबिक उन्हें केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। 1 दिसंबर को अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन उससे बड़ा जो सवाल है 1 दिसंबर से पहले राजस्थान के लिए वो ये है कि अब अगले मुख्य सचिव की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय में अब नए सीएस को लेकर 2 तरह के विकल्पों पर मंथन चल रहा है कि इससे कोई अधिकारी भेजे जाने पर वी श्रीनिवास, तन्मय कुमार और रजत कुमार मिश्रा जैसे नामों की चर्चा है और स्टेट कैडर से ही नियुक्तियों पर
अभय कुमार, अखिल अरोड़ा और शिखर अग्रवाल शीर्ष दावेदार माने जा रहे हैं। इनके अलावा जो नाम चर्चा में हैं, उनमें सेवा अधिक कम होने के चलते शुभ्रा सिंह और सुबोध अग्रवाल की संभावनाएं सीमित मानी जा रही हैं, जबकि अपर्णा अरोड़ा सिविल लिस्ट में अखिल अरोड़ा से नीचे लेकिन शिखर अग्रवाल से ऊपर हैं। राजस्थान की राजनीति और नौकरशाही का पुराना अनुभव कहता है कि मुख्य सचिव का चयन केवल वरिष्ठता से नहीं, भरोसे से भी होता है। फिलहाल एक और जहां सरकार सुधांशु पंत के दवाले को रूटीन वर्क बता रही है, वहीं ब्यूरोक्रेसी में से सत्ता के समीकरणों का नया डिजाइन कहा जा रहा है। अब सभी की नजरें सीएम बजलाल के अगले कदम पर टिकी हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर के धोरों में भारतीय सेना की अदम्य शक्ति का विहंगम प्रदर्शन हुआ, जिसने रेगिस्तानी युद्ध की रणनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया। सेना के सबसे बड़े त्रिसेवा युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल के तहत आयोजित मरु ज्वाला अभ्यास के दूसरे चरण में वायुसेना के विमानों से 400 जांबाज पैरा कमांडो ने 12,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा करके दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया। सेना की 7 पैरा टीम के इन साहसी जवानों ने दुर्गम रेगिस्तानी इलाकों में पैराट्रूपिंग करके ये साबित कर दिया है कि भारतीय सेना के लिए जल, थल और नभ के रास्ते दुर्गम कोई भी ठिकाना अभेद्य नहीं है। पूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इस मरु ज्वाला एक्सरसाइज एक्चुअली पिछले 2 महीने की कार्रवाई का अंतिम चरण था। यानी कि 2 महीने से यहाँ पर सदर्न कमांड का जो सुदर्शन चक्र कोर है, जो कि स्ट्राइक कोर है, वो यहाँ 2 महीने से पूरी मेहनत के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और उसका जो मेन दस्ता है वो एक शाहबाज डिवीजन जो एक रैपिड है, वो इसके साथ। भरतपुर से बड़ी खबर है। चंबल की पाइपलाइन लेकर के जा रहा ट्रेलर पलट गया है। ट्रेलर स्लीपर टूटने और चैन निकलने के कारण पलटा है। ट्रेलर में भरे पाइप रोड पर बिखरे हैं, यातायात प्रभावित हो गया है। एक बड़ा हादसा टल गया है, कोई जनहानि नहीं हुई है। राहत भरी ये खबर है। तस्वीरें आप देखिए, भरतपुर से सामने आई है, जहां पर चंबल की पाइपलाइन लेकर के जा रहा है एक ट्रेलर अचानक से पलटा है। ट्रेलर स्लीपर टूटने और चैन निकलने के कारण ये पलटा है। ट्रेलर में पाइप भरे हुए थे और रोड पर ये बिखर गए, यातायात प्रभावित हुआ है। कहाँ लेकर जा रहे थे? रोहतास। टूटा कैसे? क्या बैलेंस खराब हुआ था? लक्कड़ टूटा था पहले। अच्छा। उसके बाद में चेन टूटी है, सारी पाइप थे, एक साथ ही गाड़ी लेके गए। पाइप भरे हुए थे इसमें। भरतपुर से बड़ी खबर है। कच्चा कुंडा कॉलोनी में पहुंचे नगर निगम अधिकारी। कच्चा कुंडा कॉलोनी में व्यापक स्तर पर टूटेंगे स्थायी अतिक्रमण। हालांकि लोगों के द्वारा खुद अतिक्रमण हटाने की कवायद से नगर निगम मोहलत दे रहा है। केवलादेव घना से बी नारायण गेट चौराहे तक निकलना है और 50 फीट चौड़ा रास्ता। फिलहाल अतिक्रमण के चलते कई जगह मात्र 15 से 20 फीट का ये रास्ता है। नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई के द्वारा लोगों से जल्द अतिक्रमण हटाने के लिए समझाइश की जा रही है। भरतपुर में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। केवलादेव घना से जो सीधा रोड है वो बी नारायण गेट की तरफ जाएगा और ऐसे में जो कच्चा कुंडा है वहाँ करीब 140 से अधिक जो मकान हैं उनको नोटिस दिए गए थे और पहले फेज में करीब 50 से 60 जो मकान हैं उनको अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे एक अनोखी पहल ये है कि लोग खुद अतिक्रमण हटा रहे हैं और जो अतिक्रमण हटा नहीं रहे हैं, यानी कि जो मकान खाली है वहाँ कोई नहीं है, वहाँ नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इस तरीके से यहाँ जो कार्रवाई है वो चल रही है। बड़ा जो अधिकारी है नगर निगम के वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार जो नगर निगम कमिश्नर है श्रवण बिश्नोई सर, एक बड़ी कार्रवाई आपके निर्देशन में यहाँ की जा रही है। क्या पूरा ये मामला है? पूरा मामला आपने जैसे बताया कि गना रोड से गना गेट से लेकर बी नारायण गेट तक इस रोड को पूरा चोरी करके 4 लाइन रोड किया जाना है। बीच में डिवाइडर वाली दोनों साइड में ड्रेनेज बनाए जाएंगे। तो इसके लिए इन लोगों का जो रोड पार्ट में इंक्रोचमेंट था नोटिस दिए गए हैं। मैं तो नगर निगम का मैं इन लोगों को आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इन्होंने निगम का इतना बड़ा सहयोग किया है कि खुद हर आदमी अपने स्तर पर मकान तोड़ रहा है। जिसको जेसीबी की आवश्यकता वो कह के मांग रहा है कि मुझे जेसीबी दे दी जाए। ये जो पहल है ये वास्तव में ही एक अनुकरणीय काम है और
एक आम जनता के लिए उदाहरण पेश किया है इन्होंने भी हम विकास में किस तरह से आम जनता कैसे सहयोग कर सकती है। जैसे कहते हैं ना कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है। तो आज पहली बार मैंने ये देखा कि अतिक्रमण तोड़ने में भी जन सहभागिता पड़ी, यानी कि खुद ये लोग खुद स्वीकार करें भी हाँ ठीक है हम गलत है और भी हम खुद डिसमेंटल करें। बिल्कुल, ये नगर निगम कमिश्नर हैं जिन्होंने कहा कि अब यहाँ जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो इनके द्वारा खुद ही की जा रही है और लगातार यहाँ इनके द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इनको 4 से 5 दिन का वक्त दिया गया है और उसके बाद फिर अगर कोई नहीं हटाता है तो फिर आगे नगर निगम द्वारा फिर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18। शाम 4:30 बजे हरियाणा में आयोजित होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक के संबंध में ब्रीफिंग भी होगी। बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तावित है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज एक अहम बैठक लेने जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे का वक्त होगा जब 9 लाख करोड़ के MOU की प्रगति की वो समीक्षा करेंगे और इसके अलावा सीएम प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर के बैठक लेने वाले हैं। साथ ही शाम 4:30 बजे हरियाणा से आयोजित होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक के संबंध में ब्रीफिंग भी होनी है। बैठकें मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तावित है। अंता उपचुनाव का रण आज वोटिंग के साथ पूरा हुआ, यानी कि कल जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हमने देखा किस तरीके से वहां पर वोटिंग हुई। अब इंतजार है सिर्फ नतीजों का। उपचुनाव में हर वर्ग ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अब 14 नवंबर को नतीजे में ये साफ होगा कि आखिर अंता की जनता किसके सिर पर जीत का ताज पहनाया है। देखिए अंता में मतदान किसके नाम? उपचुनाव में दांव पर दिग्गजों की साख। अंता उपचुनाव का किंग कौन? अंता की जनता ने उपचुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान किया। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हुई। दिन भर मतदान केंद्रों पर उपचुनाव का उत्सव जारी रहा। लंबी लंबी कतारों में लगकर मतदाताओं ने वोट डाले। सुबह 7:30 बजे बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने अपने पैतृक गांव तिसाया के मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। उपचुनाव में कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन में खराबी की शिकायतें मिली, जिन्हें तुरंत सही किया गया। बाकी सभी जगहों पर शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न हुआ। सांकली गांव में शमशान घाट और सड़क की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार रखा। यहां करीब 763 मतदाता थे, जिनमें सिर्फ एक वोटर ने अपना वोट डाला। इस दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीण कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। चुनावी मैदान में मेन मुकाबला बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जनभाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच रहा। अंता के मैदान में अपनी दावेदारी दिखा रहे 15 प्रत्याशियों का भाग्य शाम 6 बजे ईवीएम में कैद हो गया है। इस मतदान में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं समेत सभी वर्गों ने अपनी भागीदारी निभाई है। अब 14 नवंबर को मतदान के बाद चुनावी रिजल्ट में पता चलेगा कि किसके सिर पर अंता की जनता ने जीत का ताज पहनाया है। इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो पिछले 4 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का 2-2 बार कब्जा रहा है। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद जनभाया जीते, 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी, 2018 में प्रमोद जनभाया फिर से विजयी हुए, जबकि 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की। अंता के मैदान में कुल 15 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया है, जिनका फैसला अब 14 नवंबर को होना है। लेकिन आज सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में यहां के मतदाताओं ने जमकर अपना उत्साह दिखाया। ये मतदाता करीब शाम 6 बजे तक ही उत्साहपूर्वक मतदान करते नजर आए हैं। अब देखना होगा कि इस ईवीएम मशीनों में कैद
भाग्य किसका जोर मारता है और कौन 14 तारीख को इस अमता का विधायक चुनकर लोगों के सामने आता है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12। सड़क हादसों की रोकथाम को लेकर के भीलवाड़ा पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। एसपी खुद ग्राउंड जीरो पर उतर करके वाहन चालकों से बात करके उन्हें अपनी लेन में ड्राइविंग के लिए जागरूक कर रहे हैं, ताकि ट्रक ट्रेलर बड़े वाहन चालकों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पहुंचे, ताकि सड़क हादसों में लगाम लगाई जा सके। भीलवाड़ा अजमेर 6 लाइन नेशनल हाईवे 48 पर ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, साथ ही एसपी से बातचीत की है, सुनिए। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। सड़क हादसों को कम करने के लिए लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीलवाड़ा जिले में जो लेन सिस्टम है उसको लागू करने के लिए खुद पुलिस अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता यहाँ पर है, जो संबंधित थाना अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं और खुद एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव यहाँ पर मौजूद है। लोगों से समझाइश भी की, उन्हें समझाया है, संदेश दिया गया है कि अपनी लेन में चलें और हैवी व्हीकल्स के जो ड्राइवर है उन्हें बताया गया। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह यादव बात करते हैं। सर, क्या संदेश दिया है, किस प्रकार से समझाया जा रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल में जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं कि एक्सीडेंट्स की जो संख्या और ग्रेविटी वो बढ़ रही है। इसमें जो हमारा 6 लेन हाईवे जो भीलवाड़ा से गुजरता है गुलाबपुरा 29 मील से लेकर अमीरगढ़ हवाई पट्टी तक, इसमें हम लोग एनफोर्समेंट का प्रयास कर रहे हैं कि लेन ड्राइविंग फॉलो हो, जिसमें जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके ड्राइवर्स को लेफ्ट लेन में, लेफ्ट मोस्ट लेन में चलना रहता है और अगर ओवरटेकिंग सिर्फ और सिर्फ लाइट मीडियम व्हीकल्स को अलाउड है, हैवी व्हीकल्स को नहीं अलाउड है। तो ये चीज़ पालना करने के लिए हम लोग हाईवे पे लगातार नाकाबंदी और अवेयरनेस और चालान की प्रक्रिया कर रहे हैं और इसमें जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं अन्य जिलों के और अन्य राज्यों के, उनको भी हम लोग जोड़ रहे हैं ताकि ये मैसेज पूरे इंटर स्टेट जैसे एनसीआर के जो हैं उनको भी जाए, जो गुजरात के हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी जाए, हरियाणा को भी जाए, महाराष्ट्र तक जाए, क्योंकि गाड़ियां जो भीलवाड़ा से गुजर रही हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान की गाड़ियां गुजर रही हैं, अन्य राज्यों की भी गुजर रही है। तो ये बात पूरे इस जो हाईवे है 6 लेन उस पर पड़ने वाले हर एक राज्य, हर एक जिले में जब सेंसिटिविटी होगी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस तक हम लोग पहुंचा पाएंगे तभी इसको इम्प्लीमेंट करना संभव है। मीडिया के माध्यम से हम लोग जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो यात्री हैं, जो इस हाईवे पे कम्यूट कर रहे हैं, और जो नियम कायदे हैं, जो ट्रैफिक के नियम कायदे, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करें। आपकी जान बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके हाथों में है और अपने व्हीकलों को ढंग से चलाएं ताकि सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य की ओर पहुंच सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो देखिए, बांसवाड़ा के जिला अस्पताल में एक असाधारण पथरी ऑपरेशन के बाद 20 साल की